हाय दोस्तों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर में। इस पेपर के अंदर मैं सारा डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा और इस लेक्चर नंबर 1 में हम सारी की सारी बेसिक बातें करेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर को समझेंगे, पढ़ाई करेंगे और मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं आपका एक पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स लेके आया हूं जहां सारे के सारे स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, मैं सब कुछ इन्हीं क्लासेस में आपसे करवाऊंगा। तो चलिए देर किस बात की, बातों को चालू करते हैं। मेरे दोस्त, यह है हमारा सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग, जो कि टोटल 100 नंबर का पेपर है। एमसीक्यू 30 मार्क्स का आएगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर 70 मार्क्स का आएगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। एमसीक्यू 30 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव पेपर 70 मार्क्स। ठीक है सर। एमसीक्यू यूजुअली 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 1 नंबर वाले एमसीक्यू भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो 70 मार्क्स का है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ये कंपलसरी रहेंगे और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा और उसके बाद आपको 4 आउट ऑफ 5 मतलब एक क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी, ये आपको करना होगा। तो 14 और 56 70 का डिस्क्रिप्टिव, 30 का एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स विल बी 3। आईसीएआई ने सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग के टोटल 3 मॉड्यूल निकाले हैं, जिसके अंदर 2 मॉड्यूल केवल और केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हैं और एक मॉड्यूल एडवांस कंपनी अकाउंट्स का है। तो जल्दी बोलिए, 3 मॉड्यूल में से कितने मॉड्यूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हैं? 2। और एक मॉड्यूल एडवांस कंपनी अकाउंट्स का है। दोस्तों, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो अब हम ये सब जान गए कि 3 मॉड्यूल में से अगर 2 मॉड्यूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके टोटल एग्जाम में 60 to 65 मार्क्स के आने वाले हैं और एडवांस कंपनी अकाउंट्स आपके एग्जाम में 40 to 45 मार्क्स का आएगा। लेकिन हमें पढ़ने दोनों ही हैं, दोनों पढ़ेंगे तभी जाके कुछ बात बन पाएगी। हमें दोनों के दोनों पढ़ने हैं। अब आगे की बात सुनिएगा मेरे बेटा। जब मैं बात करता हूं आपके एडवांस अकाउंटिंग की, जब मैं आपके एडवांस अकाउंटिंग की बात करता हूं और मैं आपसे कहता हूं मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के अंदर आपको टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। कितने? 27। नोट्स में लेके आऊंगा, इन नोट्स से पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन पहले बात को समझिए। 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं आपको और उन 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ आपको मॉड्यूल 3 के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 6 चैप्टर्स के अंदर आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
आपको पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको पढ़ना है बायबैक ऑफ शेयर्स, आपको पढ़ना है अमेलगमेशन, आपको पढ़ना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और आपको पढ़ना है ब्रांच अकाउंटिंग। आपको ये 6 चैप्टर पढ़ने होंगे अपने मॉड्यूल 3 में। तो ये आपका टोटल कंटेंट है। तो आइए, क्योंकि मॉड्यूल 1 और 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अपनी बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ चालू करूंगा। हियर वी गो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मेरे बच्चा, आखिरकार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं क्या? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिरकार सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या चीज, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्या मैं कह सकता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक बोलूं अकाउंटिंग और दूसरा बोल दूं स्टैंडर्ड? बोलो, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शब्द को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं? एक हो गया अकाउंटिंग और दूसरा हो गया स्टैंडर्ड। मेरे बेटा, अकाउंटिंग का मतलब तो दुनिया जानती है, अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग ही होता है। अकाउंटिंग बोले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग देम, क्लासिफाइंग देम, जो आप 11 स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो। स्टैंडर्ड वर्ड है जो मेरे को आपको सिखाना है, सारा दारोमदार इस पर है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेंचमार्क। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है बेंचमार्क। अब इस बेंचमार्क वर्ड का मतलब क्या होता है? बेटा, बेंचमार्क वर्ड का मतलब होता है हाउ इट शुड बी। हाउ इट शुड बी का मतलब हो गया कि ये कैसा होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूं। आप एक बात बताइए, आप पूरे इंडिया में किसी भी डोमिनोज पे जाते हो तो आपको सारे के सारे डोमिनोज का कलर, बाहर से बोर्ड ब्लू मिलता है कि नहीं मिलता? आप किसी भी केएफसी में जाते हो, आपको थीम रेड मिलती है कि नहीं मिलती? अगर आज डोमिनोज कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है तो क्या मैं बोलूं ऑल अक्रॉस इंडिया सारे डोमिनोज का मेन्यू चेंज हो जाता है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डोमिनोज की एंट्री के ऊपर बोर्ड ब्लू कलर का होगा, यह डोमिनोज का बेंचमार्क है? अगर आपको डोमिनोज खोलना है तो आपको बोर्ड ब्लू कलर का ही लगाना होगा। अगर आपको केएफसी खोलना है तो आपको केएफसी का रेड कलर का बोर्ड लगाना होगा, साथ में वो अंकल जी भी दिखाने होंगे चिकन खाते हुए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टैंडर्ड का मतलब ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं अन अकेडमी पे क्लास ले रहा हूं तो क्या मैं कहूं मुझे ये टी शर्ट पहन के आना जरूरी है? क्लास का बेंचमार्क है ये। तो जब एक पिज्जा जैसी चीज में स्टैंडर्ड हो सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अकाउंटिंग के अंदर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए इसका भी एक लेवल होना चाहिए? जरा सोच के देखो, 11वीं 12वीं क्लास में आपको पढ़ाया जाता था कि मिस्टर एक्स परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर 10,000 एंड पेड 2,000 रुपीज फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। आपकी मैडम कहती थी कि मशीन की कॉस्ट को 12,000 रुपए मानना, और इंडिया क्या हर जगह यही सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता कि मशीन की कॉस्ट को 12,000 मानना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर टिल द एसेट इज रेडी टू यूज।
जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता तब तक उस पर लगने वाले सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे। तो जब छोटी छोटी चीजों के लिए बेंचमार्क हो सकता है तो अकाउंटिंग के लिए बेंचमार्क होना भी जरूरी बन जाता है कि नहीं बन जाता। इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ बेंचमार्क ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए। वही बात हमने यहां पर बोली कि बेटा बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन रूल्स एंड गाइडलाइंस विच हेल्प्स अस इन डूइंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे करनी है वो कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएंगे। एक टर्म आती है गैप। गैप का मतलब होता है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप इंटरनेशनली चलते हैं, उनको गैप को एक दूसरा नाम भी बोला जाता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में IFRS चलता है। और IFRS को देने वाली एजेंसी कौन सी है? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जैसे ध्यान से सुनना, गोलगप्पे खाते हो आप? गोलगप्पे को दिल्ली में, पंजाब में गोलगप्पे बोलते हैं, बिहार में पुचका बोलते हैं, पानी के बताशे बोलते हैं यूपी में। अगर आप थोड़ा और चले जाओ बिहार की तरफ, गुपचुप भी बोलते हैं, बंगाल में पुचका बोलते हैं, महाराष्ट्र में, पुणे में पानी पूरी बोलते हैं। अरे मेरे भाई, इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन मोर और लेस ये चीजें सेम ही है कि नहीं? वैसा ही पानी होगा, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा हो सकता है, अलग अलग हो, थोड़ा तीखा होगा कहीं पर, कहीं दही डाल देंगे हल्का सा, कहीं नहीं डालेंगे, लेकिन फंडामेंटल तो सेम है कि नहीं? एरिया टू एरिया डिफर करता है। इसी तरीके से गैप एक ब्रॉडर पिक्चर है। ICAI ने उन्हीं गैप को बेसिस बना के उनमें मॉडिफिकेशन करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जन्म दिया। जैसे गैप को देने वाली एजेंसी का नाम IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जन्म देने वाली एजेंसी का नाम ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। और समझाता हूं ये बोर्ड क्या होते हैं। जब आप अपने स्टडी मटेरियल पर गौर करेंगे तो स्टडी मटेरियल के फ्रंट पेज और सबसे लास्ट पेज पे देखिएगा लिखा हुआ होगा बोर्ड ऑफ स्टडीज। इसका मतलब हमारे ICAI में एक ऐसा बोर्ड है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ स्टडीज। और बोर्ड ऑफ स्टडीज का क्या काम है? बोर्ड ऑफ स्टडीज का काम है किताबें बनाना, क्वेश्चन पेपर बनाना, RTP निकालना, मतलब स्टडीज से रिलेटेड सारा कंटेंट बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास है। एक बार देख तो लें रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, परफेक्ट हो रही है। इसका मतलब स्टडी से रिलेटेड सारा कंटेंट बनाना की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास है। तो आपको नहीं लगता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सारी जिम्मेदारी ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के पास होनी चाहिए? क्लियर होती है बात सबको? तो अभी तक मैंने आपको यह पढ़ाया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर मैं दो टर्म्स में डिवाइड कर दूं तो एक हुआ अकाउंटिंग, दूसरा हुआ स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग नहीं, स्टैंडर्ड का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेंचमार्क, ये कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे ICAI ने आपको स्टैंडर्ड दे रखा है कि भैया अगर आपके पास होना है तो आपको मिनिमम 40 भी चाहिए और ओवरऑल 50 भी चाहिए। क्या मैं कहूं ये पास होने का बेंचमार्क है? पास होना है तो ये करना पड़ेगा।
उसी प्रकार से अकाउंटिंग करनी है तो ऐसे ही होनी चाहिए। ये कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़ा है या गैप बड़ा है? गैप बड़ा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है या गैप फॉलो होता है? गैप फॉलो होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गैप बना या गैप से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने? गैप से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने। गैप को देने वाली एजेंसी कौन है? IASB। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देने वाली एजेंसी कौन है? ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI। लेट्स मूव फर्दर। अब बात करते हैं हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। 1949 में आप ध्यान से देखिए, रिपब्लिक हुआ 1950, 26 जनवरी। बहुत समझने वाली बात है बच्चों, प्राउड फील करने वाली बात है। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 को। रिपब्लिक हुआ 26 जनवरी 1950 में। रिपब्लिक होने से पहले 1949 1 जुलाई को ICAI बना दिया गया, जिस दिन हम CA डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 1949 से हिस्ट्री चलती रही और 1977 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन हुआ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अगर एग्जैक्ट डेट बोलूं तो 21 अप्रैल 1977। ऑल दो आपको मैटर नहीं करती, 1977 आप याद रखिए। 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जन्म हुआ। अब क्या मैं कहूं, जैसे उसका नाम है वही उसका काम होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल है सारी के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मैटर्स के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1977 में आया। 1977 से लेके आज तक टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू हो चुके हैं। मतलब AS1 से लेके AS29 तक 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, जिसमें से 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6, AS8 और AS10, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिलीट कर दिया गया। तो क्या मैं कहूं 29 में से 3 डिलीट हो गए तो कितने बच गए? 26 रह गए। अब AS6 हुआ करता था, समझाता हूं बेटा, मैंने पढ़ा है, क्योंकि AS6 होता था डेप्रीसिएशन का। मैंने पढ़ा है, मेरे टाइम तक जब मैं CA IPCC में था तो था। AS10 होता था फिक्स्ड एसेट्स का। अब लोगों ने सोचा, लॉ मेकर्स ने सोचा, AS बनाने वालों ने सोचा कि डेप्रीसिएशन तो लगती ही फिक्स्ड एसेट पे, तो इन दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मर्ज करके एक नया AS बना दिया गया, AS10 रिवाइज्ड। नाम दे दिया गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रीसिएशन के जितने भी पॉइंट्स थे वो भी इसके अंदर डाल दिए गए। तो क्या मैं कहूं AS6 और AS10 को मिला के एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जन्म हो गया, जिसका नाम है AS10 रिवाइज्ड, जो बनता है मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो 26 में एक और जोड़ दूं तो टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नहीं बताया था कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जोड़ के आपको टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। बोलिए, इतनी बातें सबको समझ में आती है? कम ऑन गाइस,
यस। अब मैंने आपको 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लॉजिक भी बता दिया कि AS6 डेप्रीसिएशन का था, AS10 फिक्स्ड एसेट का था, नया AS बना दिया गया। लेकिन सर AS8 क्यों डिलीट करा? AS8 के पीछे क्या लॉजिक था? मेरे बेटा AS8 का नाम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हम सब जानते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, क्या मैं बोलूं, इंटेंजिबल एसेट का ही जन्म होता है। भाई कोई बंदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है तो उससे होता क्या है? क्या मैं कहूं उसे पेटेंट मिलता है, कॉपीराइट मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है, यही सब कुछ मिलता है। और ये सारी चीजें AS26 इंटेंजिबल एसेट्स में कवर होती हैं कि नहीं? तो जब AS26 इंटेंजिबल एसेट आ गया तो AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रेफरेंस या मैं कहूं रेलिवेंस खत्म हो गई। तो जब AS26 के आने से AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रेलिवेंस खत्म हो गई, तो इसको डिलीट करके इसी को कंटिन्यू करा गया। इसे बोला जाता है लॉजिक। इतनी बातें सबको क्लियर होती है? आगे चले। हाँ जी, आगे की बात करते हैं। अब मेरे बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों। अब बात आती है कि एएस काम कैसे करता है। इधर सुनिए ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं कोई भी एएस काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है, नीड ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड महसूस होती है। उसके बाद जब मेरे को लगता है कि कोई एएस बनाने की जरूरत है, आईसीआई को लगता है, तो आईसीएआई का कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक ड्राफ्ट एएस बनाता है। एक ड्राफ्ट एएस बनाता है। ड्राफ्ट एएस बनाने के बाद नाफरा को भेजता है। नाफरा, नाफरा का जिक्र करा गया है सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाफरा के पास भेजता है और नाफरा से आगे चल के वो जाता है एमसीए के पास। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन यह है कि अगर मान लीजिए सर नाफरा ने रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे बेटा नाफरा अगर ओके करेगा तभी वो एमसीए के पास जाएगा, नहीं तो एएसबी के पास वापस जाएगा कि इसमें ये मॉडिफिकेशंस करी। एमसीए इसको नोटिफाई करता है और जैसे ही एमसीए इसको नोटिफाई कर देता है वैसे ही लग जाता है सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 133 133 में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, all the financial statements shall be prepared in accordance with accounting standard or Indian accounting standard notified by central government। तो क्या मैं कहूं एप्लीकेबल बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की हो जाती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को थाली में परोस के तो एएसबी ही देगा ना। क्लियर हो रही है बात कि प्रोसेस क्या हुई? जब लगता है कि किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है तो एएसबी उस एएस को बनाता है। एएस को बना के नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को वो एएस देता है। अगर एनएफआरए उसे ओके करता है, एमसीए को भेजता है, एमसीए उसे नोटिफाई करता है और सेक्शन 133 में आ जाता है। तो क्या मैं बोलूं सारी कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि सेक्शन 133 में लिखा हुआ है। और सेक्शन 133 के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई हो रहे हैं इनडायरेक्टली वो एएसबी ही बना रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहना चाहूं एप्लीकेबिलिटी, तो क्या मैं कहूं कि जो कॉरपोरेट एंटिटीज हैं
कॉरपोरेट एंटिटीज बोले तो जिनको एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्न करता है, या तो कंपनीज और या फिर एलएलपीज। क्या मैं कहूं इन दोनों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है बाय नोटिफिकेशन। लेकिन मेरे बेटा जो नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज हैं, नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके लिए एएस आईसीएआई ही एप्लीकेबल करता है। बोलो सबको ये बातें समझ में आई? यही बात मैंने यहां लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का सेक्शन 132 के बाद वो एमसीए में जाएगा, एमसीए में जाके नोटिफाई हो जाएगा, नोटिफाई के बाद वो एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 133। बोलिए इतनी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल ये बात लिखा हुआ है, देखो सेक्शन 133 की, financial statement and books of accounts shall be prepared in accordance with accounting standard notified by central government. Is this clear to all? Yes. अब बेटा कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद 4 एस्पेक्ट। नंबर 1 रिकॉग्निशन, नंबर 2 मेजरमेंट, नंबर 3 प्रेजेंटेशन एंड नंबर 4 डिस्क्लोजर। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बातों के पीछे बात करता है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट की, तो क्या मैं कहूं रिकॉग्निशन ये बोलेगा कि कौन से एसेट को फिक्स्ड एसेट मानना है, कौन से एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानना है और कौन से एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं मानना। भाई जब मुझे किसी एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानना ही नहीं होगा तो उसके ऊपर AS10 लगेगा भी नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मैंने मान लिया कि यस ये बिल्डिंग, ये प्लांट एंड मशीनरी, ये फर्नीचर, ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्निशन के बाद सेकेंड स्टेप आता है मेजरमेंट, मतलब किस वैल्यू पर मैं उसे रिकॉग्नाइज करूं। सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना। अगर एक बार आपने रिकॉग्नाइज कर लिया तो किस वैल्यू पर करना है, मेजरमेंट। नंबर 3 प्रेजेंटेशन, उसे बैलेंस शीट में कहां दिखाना है, नॉन करंट एसेट में दिखाना है, करंट में दिखाना है, नॉन करंट में टेंजिबल में दिखाना है, इनटेंजिबल में दिखाना है। और फिर डिस्क्लोजर, कोई और अगर कोई दूसरी बात रह जाती है तो वो बताना। तो क्या मैं कह सकता हूं कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बातों में डील करता है, NEAS, और ये 4 उल्टी नहीं चल सकती। इट इज ऑलवेज BRMPD, इसी ऑर्डर में बात करता है कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डिस्क्लोजर पहले नहीं आ सकता, पहले रिकॉग्निशन ही आएगा, फिर मेजरमेंट ही आएगा। आप खुद सोचो, क्या आप किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने से पहले मेजर कर सकते हो? कोई आदमी आपके गेट पे आया है तो जब तक आप उसको पहचानोगे नहीं, क्या गेट खोल दोगे? पहले पहचानोगे तभी तो गेट खोल के उसकी एंट्री लोगे ना, तभी तो उसके साथ ट्रीट करोगे कि उसको चाय देना है, पानी देना है या ठंडा देना है। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर,
तो जल्दी जल्दी मेरे को बताइए, अब मैं आपको फटाफट से रिवाइज कराऊं तो जल्दी बताइए, हमारे टोटल कितने मॉड्यूल हैं? टोटल 3 मॉड्यूल हैं। वेरी गुड। एएस के कितने मॉड्यूल हैं? 2। कंपनी अकाउंट्स में कितने मॉड्यूल हैं? 1। वेरी गुड। कंपनी अकाउंट्स में टोटल कितने चैप्टर करने हैं? 6। एएस टोटल कितने करने हैं? 27। क्या शुरू से आईसीएआई ने 27 एएस दिए हैं? ना। टोटल एएस कितने दिए थे आईसीएआई ने? 29। कितने एएस डिलीट हुए? 3। कौन कौन से थे वो एएस जो डिलीट हुए? AS6, AS8, AS10। कौन से 2 एएस कंबाइन कर दिए गए? AS6 एंड AS10। थ्योरी में ये सब आ सकता है, याद रखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। 2 एएस को मिला के कौन सा एएस बनाया गया? AS10 रिवाइज्ड। नाम क्या है AS10 रिवाइज्ड का? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अब टोटल मिला के कितने हो गए? 27 जो हमें पढ़ने हैं। आईसीएआई कब बना? 1949। एएसबी कब बना? 1977। एएस बड़े हैं या गैप बड़ा है? गैप बड़ा। गैप से एएस बने हैं, एएस से गैप नहीं बना। गैप को देने वाली एजेंसी का नाम क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एएस को देने वाली एजेंसी का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सेक्शन 133 किसका है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 132 किसका है? नाफ्रा। क्या एएसबी का सीधा कॉन्ट्रैक्ट है एमसीए के साथ? नहीं। बीच में कौन आता है? नाफ्रा। नाफ्रा की फुल फॉर्म नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आईसीएआई ने एएस बना दिया, नाफ्रा को दिया, नाफ्रा को पसंद नहीं आया, नाफ्रा ने ये चेंजेस बोले करने के लिए। क्या आईसीआई को वो चेंजेस करने पड़ेंगे? यस, करने पड़ेंगे। नाफ्रा ने ओके कह दिया तो वो कहां जाएगा? एमसीए के पास जाएगा। एमसीए उसको नोटिफाई कर देगा तो सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। एमसीए का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जितनी भी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उन सब के ऊपर वो लग जाएगा। कॉर्पोरेट एंटिटीज कौन सी? कंपनीज एंड एलएलपीज। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे कौन एप्लीकेबल करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईसीएआई ही उनके ऊपर एप्लीकेबल करेगा। अगली क्लास में हम लोग AS9 पढ़ेंगे। ये सारे के सारे नोट्स जो हैं ये बच्चों को मिलते हैं और ये एडिशनल नोट्स हैं। मैं हैंड रिटन नोट से पढ़ाता हूं। आप किसी से भी जो मेरे से पढ़ा हो, जो भी ऑल इंडिया रैंकर हो, चाहे वो कुशाग्र हो, ऑल इंडिया रैंक 6 या ऑल इंडिया रैंक 18, ऑल इंडिया रैंक 28, आप किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं। वो आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू, एक ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर देंगे। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।